तो नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई अमरनाथ सर पे। तो जैसा कि हम लोग साइंस में जो है सेट नंबर 2 तक पढ़ लिए थे और ये आज है जो हम लोग शुरू करेंगे साइंस का सेट नंबर 3। और जब आपने 2 सेट प्रैक्टिस किया होगा तो उसमें आप कुछ न कुछ नोटिस अपने बारे में ज़रूर किए होंगे कि 80 नंबर का यदि टेस्ट सीरीज है या 80 प्रश्न का आप सेट मार रहे हो, उसमें आपको कितना सही हो रहा है। ये डाटा इकट्ठा करना बहुत ही ज़रूरी है। ये खुद को आकलन करना बहुत ही ज़रूरी है कि अभी आप कितना तैयारी में चल रहे हैं। और यदि 80 में 75 नंबर तक आ रहा है आपका, तो मुबारक हो, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आपका तैयारी बहुत ढंग का है। लेकिन यदि उतना से कम आ रहा है तो फिर आपको और मजबूत होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, सेट प्रैक्टिस कराने का मेरा मकसद यही है कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे वो आपके सामने आ जाए। दूसरा बात कि आप खुद को आकलन कर सको कि कितना नंबर मेरे को बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। जब सेट मारने पे इतना आ रहा है तो बोर्ड एग्ज़ाम में के प्रतिशत सही मैं कर सकता हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी है, सेट का कोई दूसरा पर्पस नहीं होता। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब शुरू करते हैं। आज का क्लास तो बोल रहा है कि CO2 एक है, तो सब कोई जानता है CO2 एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड नाम होता है। लेकिन बात है कि वैसा ऑप्शन भी तो नहीं है। तो इसमें अम्लीय होगा, ए कट गया बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। बी में क्षारीय, सी में लवण और डी में अनिश्चित। मेरा रसगुल्ला कैसा है? अम्लीय है। कोई भी जो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अभी जस्ट मैंने बताया कि अधातु के ऑक्साइड जो होता है वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। एक सेकंड है। हाँ, तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, मेरा रसगुल्ला मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं टिक भी लगा सकता हूँ, लेकिन अब आप इतना एक्सपर्ट बनिए कम से कम कि खड़े खड़े आंसर पकड़िए। ठीक है। देखिए, अधातु के जब ऑक्साइड बोले तो अम्लीय मारिएगा, और जब धातु के ऑक्साइड बोले तो क्षारीय मारिएगा, क्योंकि अधातु के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होंगे, धातु के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, कॉपर पाइराइड लिखा हुआ गलती है। कॉपर पाइराइड अयस्क होता है किसका? जाहिर सी बात है किसका? तांबा का। कॉपर पाइराइड किसका अयस्क होता है? तांबा का। तांबा का अयस्क होता है किसका? नाम क्या होता है भाई? कॉपर ग्लास, क्यूपराइट और माइलेकाइट। मैं फिर से बोलता हूँ, कॉपर का 3 होता है, कॉपर ग्लास, क्यूपराइट और माइलेकाइट। जिसमें से लोहा का रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। तो लोहा का जो होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और आयरन पाइराइड। इतना ढेर सारा क्या होता है भाई? अयस्क होता है। ठीक है। अगला सवाल ये बोला मेरे कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण की क्रिया जो घटना घटती है, ऑक्सीकरण की घटना कौची पर घटती है? कैथोड पर घटती है या एनोड पर? तो उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि विद्युत अपघटन की जो घटना है ये ऐसे होता है। ये 2 इलेक्ट्रोड होता है ना। इसमें आप कुछ भी रख लीजिए। चलिए मान के तौर कुछ भी हम रख देते हैं। चलिए मान लीजिए हमने NaCl ले लिया। ठीक है। और यहाँ से एक बैटरी के सहारे इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है बोला मेरे? ये देखिए, एक बैटरी के सहारे ये ऐसे जोड़ दिया जाता है। ठीक है। और इसको पर यहाँ पर एगो स्विच लगा दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा B से बैटरी हो गया। इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, इधर से ऐसे जाएगा ये। अब यहाँ पर 2 चीज़ होने वाला है। अगर आपने NaCl रखा है तो Na पर पावर प्लस टूटेगा और Cl पर पावर माइनस टूटेगा। बहुत सुंदर। अब यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ है ये। एक चीज़ को समझना होगा कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। तो आप खुद सोचिए। अब इसका मैं आंसर भी मिला दूंगा, पहले समझ लीजिए फिर से। प्लस के मतलब क्या हो गया? प्लस किधर की ओर जाएगा? माइनस वाला पर। ये इसका प्लस देते हैं, इसका माइनस, ये प्लस हो गया माइनस। प्लस को क्या कहने बोले थे? एनोड कहने के लिए। माइनस को बोले थे मैंने कैथोड कहने के लिए। बहुत सुंदर बात है। चलिए, तो सोडियम जाएगा केकरा वाला पर भाई? माइनस वाला पर। बहुत सुंदर बात है। क्यों जाएगा माइनस वाला पर वो समझिए। सोडियम पर प्लस आया क्यों? क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया। अब वापस 1 इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए कहाँ जाएगा? कैथोड पर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को ये जो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ही पा लिया है, तो वापस त्याग करने के लिए कहाँ पर जाएगा? एनोड पर जाएगा। तो सोडियम बेसिकली जाता है कैथोड पर और क्लोरीन जाता है बेसिकली एनोड पर। तो कुल मिला के बात है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण की जो क्रिया होता है वो किस पर होगा भोला मेरे? ताकि ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना, तो किस पर होगा? एनोड पर होगा।
इलेक्ट्रॉनों का क्या करने के लिए, त्याग करने के लिए जा रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कौन करेगा, क्लोरीन जाके करेगा, केकरा पर, एनोड पर करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कोची पर भाई, एनोड पर, ऑप्शन नंबर ए। इसका मैं आंसर शीट भी बनाया हूँगा, मैंने बोल तो दिया था भाई। प्रश्न संख्या 4 का जो है वो ए होना चाहिए, 4 का ए है। क्लियर है, और कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। हाँ आ जाइए 5 के आइए। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैं लिख के देता हूँ कि अभी जो मैं बताने वाला हूँ, और हालांकि पिछला क्लास में भी इस बात का चर्चा किया था, उससे एक न एक सवाल अभी बोर्ड एग्जाम में पक्का लड़ने वाला है। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। मैं सबसे पहले बताऊँगा हाइड्रोकार्बन के बारे में। मेरा रसगुल्ला हाइड्रोकार्बन जो होता है वो 2 प्रकार के होता है। पूछेगा कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो वैसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो, उसे क्या कहते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मेरा रसगुल्ला समझना जरा बढ़िया से। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त में जो आता है मेरा बच्चा वो आता है कौन भाई, एल्केन आता है। कौन सा आता है, एल्केन। और एल्केन का सामान्य अनुसूत्र जो हो पढ़ाया था मैंने, और आप लोग जो पढ़े होंगे CnH2n+2 पढ़े होंगे। ठीक है, असंतृप्त में 2 आता है। पहला आता है भाई एल्कीन और दूसरा आता है मेरा रसगुल्ला एल्काइन। क्या आता है भाई, एल्काइन आता है। ठीक है, एल्काइन आता है। स्थिर रहिए, एकदम हड़बड़ाइएगा नहीं। एल्कीन का जो अनुसूत्र होता है वो होता है CnH2n होता है मेरा बच्चा, और एल्काइन का जो होता है वो CnH2n-2 होता है। बस इतनी सी तो बात है। कुल मिला के बात मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप तीनों को याद रखिए ना। आप अब यहाँ पर बोल रहा है कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त का मतलब क्या होगा कि एल्केन होना चाहिए, बोलिए है ना। अगर असंतृप्त कहता तो या तो अच्छा एक चीज़ और, एल्केन में हमेशा जो बनता है वो सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में बनता है हमेशा डबल बॉन्ड, एल्काइन में बनता है हमेशा ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब हमको सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर ही तो चाहिए ना। तो सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर कैसे पकड़ाएगा सर हम देख रहे हैं कि 2n+2 मतलब दोगुना से 2 अधिक, तो दोगुना से 2 अधिक हमको मिलना चाहिए। तब बाबू मेरे दोगुना से 2 अधिक, जितना कार्बन है देखिए, जितना कार्बन है उसको से दोगुना से 2 अधिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखिए ये 6 है, 6 ये तो बराबर है भोला, तो ये बराबर तो है, तो बराबर वाला कोई नहीं होगा। ये तो बेंजीन का अनुसूत्र होता है सर, ये तो मेरा बेंजीन का अनुसूत्र है सर। देखिए क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना सीखिए, इतना अच्छा से पोस्टमार्टम कर दीजिए कि उससे संबंधित सवाल एक भी ससुरा तहने नहीं छूट सके। ठीक है, ये अगर कोई बच्चा बता दे, इसको कहते हैं इथीन कहते हैं, इथीन जनरली एथीन भी कहते हैं। ठीक है, आइए ये कोई तात्वे बात में नहीं है, C7H7 कोई तात्वे बात में नहीं है, ऑटोमेटिक अपने से आंसर पकड़ा के बोला। लेकिन वो तो बात की बात है, मैं बताता हूँ। कार्बन 4 गो, 4 का दोगुना हो गया, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ दीजिए, देखिए दोगुना से 2 ज़्यादा है कि नहीं है, बस यही हमारा एल्केन हो गया। एल्केन श्रेणी है। एल्केन का मतलब ये हो गया मेरा भोला मेरे कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो आप इसको संतृप्त कह सकते हैं। हाँ ये हो गया असंतृप्त, ये वाला, क्योंकि ये एल्कीन का हो गया। इसका स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं, लेकिन चलिए ज़्यादा समय नहीं है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है। अरे बाप रे, ये इतना ज़्यादा हर बार पूछा जाने वाला सवाल है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये हर बार कुछ न कुछ कहीं ना कहीं पूछता, हर साल दम। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है भाई, अपरूप हैं, ये हर कोई जानता है, इसीलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होगा। उफ़ो मेरा रसगुल्ला, देखिए मैंने बताया था, स्थिर से समझिएगा ज़रा, बहुत बड़ी बातें मैं बोलने वाला हूँ, ध्यान देना भोला मेरे। मैंने बताया था एल्केन, पहले समझ लीजिएगा, फिर पढ़ाए थे एल्कीन, फिर पढ़ाया था एल्काइन, अभी जस्ट भी पढ़ाया हूँ, है ना। लेकिन ये तीनों का अनुसूत्र के अलावा भी एक और एकर भाई होता है, किसका, एल्केन का, जिसका नाम हमने रखा था एल्काइल। एल्काइल या एल्कील बोले थे बोलने के लिए। ठीक है, एल्काइल या एल्कील बोले थे हम बोलने के लिए। इसका जो सामान्य अनुसूत्र होता है वो होता है CnH2n+1। यही चीज़ जो है ना दुनिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप कोई भी कार्बनिक यौगिक अगर बनाना चाहते हैं ना तो इसी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं पूरा हुआ रहता है। और जब कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं रहेगा पूरा, तब ये नहीं केकरो से अभिक्रिया करेगा। अब जो कार्बनमा के 4 बॉन्ड पूरा हो रहा है वो कार्बनमा काहे ला तोरा से अभिक्रिया करतो,
क्योंकि उसका कैपेसिटी है 4 बॉन्ड बनाने का, तो 4 बॉन्ड से ज़्यादा तो अभिक्रिया करेगा नहीं। बस बात इतनी से बोला मेरे। तो बात ये हो गया कि अल्कोहल का कुछ नहीं, एकरा साथे जौन चीज़ लगा दे हो ओकरे वो अनुसूत्र बन गेलो। दे सुना अच्छा से, ई मिस्टेक से लिखा गया बोला, और कोई बड़ा बात ना है। देखिए ई 10H2 ऐसे ना लिखी थी बोला, यहाँ पर कौची लिखी थी H2O लिखी थी, H2O लिखी थी, अब प्लस में बन तो लिखा है ये बोला मेरे ऐसे, ठीक ना। देखा ई के अनुसूत्र है एल्डिहाइड के, तो CnH2n प्लस बन ई तो होती ना बोला, एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक के है तो ये भी ना होते, ये एमीन के है तो ये भी ना होते बोला मेरे। कौन वाला होती है? ऑप्शन नंबर ए। इसका जो समान सूत्र हो जाएगा, इसके आगे आप चुपचाप कौची लगा दीजिए, OH लगा दीजिए बस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? CnH2n प्लस बन कौची OH। अगर OH लगा दिए तो अल्कोहल का हो गया, और CHO लगा दिए तो एल्डिहाइड का हो गया, और COOH लगा दिए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का। सब अनुसूत्र यही रहेगा, खाली एकरा लगे ले जाइए। और जैसे हम CHO लिख देते हैं तो ये बन गया किसका अनुसूत्र भाई? ताकि एल्डिहाइड का बन गया। अब COOH लिख देते हैं तो ये किसका अनुसूत्र बन गया? कार्बोक्सिलिक। खाली एकरा जोड़ते चल जाइए, बस बात खत्म हो गया बोले मेरे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ 10 ई नहीं, CnH2n प्लस बन H2O होगा, ठीक है। सॉरी H2O नहीं, OH होगा, OH होगा ना, OH से अल्कोहल होता है ना, तो OH होगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजिक और एक आयनिक होता है, आयनिक यौगिक और सहसंयोजिक यौगिक। आप लोग अपने शिक्षक से पढ़े होंगे कि रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के। रासायनिक बंधन 2 प्रकार के। पहला बोला मेरे कौन से बंधन? आयनिक बंधन, आयनिक बंधन। और दूसरा हो गया सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन। बच्चा पार्टी अब सुनेगा अच्छा से। सहसंयोजक बंधन हमेशा कौन बनाता है? कार्बन बनाता है, कार्बन ज़्यादा तक बनाता है सहसंयोजक। आयनिक बंधन जो आयन में टूट सके, जो आयन में टूट सके वो आयनिक बंधन कहलाता है। आयनिक बंधन बनता है उसके बीच में, और उसको आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे NaCl, ये कैसा यौगिक है भाई? आयनिक यौगिक है। ये भी आयन टूट सकता है, ये भी आयनिक यौगिक है, ये भी टूट सकता है, ये भी आयनिक यौगिक है। तो कौन नहीं आयनिक यौगिक है? ये नहीं है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, वो कैसा यौगिक है भाई? सहसंयोजक यौगिक है। कैसा यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक है। बाकी सब के सब कौन यौगिक है? आयनिक यौगिक है। कौन सा यौगिक है? आयनिक यौगिक है। बस कैसे? क्योंकि इसको आयन में तोड़ा जा सकता है, प्लस और माइनस के फॉर्मेट में तोड़ा जा सकता है। Na पर पावर प्लस, Cl पर पावर माइनस, कैल्शियम पर 2 प्लस तो 2 क्लोरीन पर माइनस, एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है। हम पढ़ा चुके हैं इस बात को। 2 माइनस होता है तो एक पर 2 प्लस हो जाएगा। काहे कि 1 सोडियम 1 प्लस तो 2 सोडियम 2 प्लस। बात बस इतनी सी है कि अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो आयनिक यौगिक किसको कहते हैं? तो 2 परमाणुओं के बीच बना वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण बनता है उसको आयनिक यौगिक कहते हैं। और 2 परमाणुओं के बीच बना वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण बनता है उसको सहसंयोजक बंधन कहते हैं। बात समझ में आया? जो बंधन जो तत्व या जो यौगिक आयनिक बंधन से बना हुआ हो उसको आयनिक यौगिक कहेंगे, और जो तत्व सहसंयोजक बंधन से बना हुआ रहेगा उसको सहसंयोजक यौगिक कहेंगे। तो हमारा सहसंयोजक यौगिक कौन है? ये है पहला बात। दूसरा बात मैंने क्या बताया कि कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो क्या करता है? सहसंयोजक का निर्माण करता है। तो आप खुद देख लीजिए, यही यह पर तो है खाली कार्बन, बाकी तो किसी में कार्बन है भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन को पोस्टमार्टम कर देंगे। कार्बन क्या है? ऑप्शन धातु है, अधातु है, उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं। इतना हल्का सवाल है कि आपके लिए छोड़ देता हूँ, कमेंट में लिख दीजिए बस। आप सिर्फ व्यू करते हो, 2 मिनट 3 मिनट व्यू देख के छोड़ देते हो मेरा रसगुल्ला। आप पूरा वीडियो देखिए ना, ताकि आप भविष्य में हमसे भी चैलेंज कर पाइएगा कि सर आपके द्वारा पढ़ाया गया चीज़ें नहीं लड़ा। बात जैसे स्पष्ट है ना। तो इसका जो कार्बन क्या है? अधातु है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। न्यूमेरिकल आ गया जी। न्यूमेरिकल में क्या कहता है भोला मेरे? किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट, ठीक है, और 1 वोल्ट के बीच 20 गो विभाजन है। इसमें क्या लगा हुआ? देखिए ये 0 है लिखा हुआ, कोई मीटर है, और यहाँ 1 है लिखा हुआ। टोटल के गो लाइन बनल है? 20 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके के गो बनल है भोला मेरे? 20 गो बनल है।
तो अल्पमापांक क्या होगा, अल्प मैंने छोटा सा था, सीधी सी बात है कि 0 और 1 के बीच में के वोल्ट होले, 1 वोल्ट, 1 को कितना से भागा दीजिएगा 20 से, सीधी सी बात है। तो 20 से भागा दीजिएगा तो 20 पंजे 100, देखिए अब चीज़ को समझना है ज़रा बढ़िया से, 20 पंजे 100 लीजिए ना भाई, 20 से भागा दीजिए ना, लीजिए कैसे नहीं लड़ा, नहीं लगेगा तो दशमलव दे के 0 किए, अभी और लगेगा, ये दिए, अब हो गया 20 पंजे 100, इतना आया भोला मेरे, कट गया बस। तो 0.05 वोल्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका आंसर। क्लियर? चलिए ने, अरे क्या हो गया बॉस, ये क्या हो गया, चलिए हाँ 10 के बाद 11, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग। चलिए तो यदि कोई बच्चा पहला सेट और दूसरा सेट पढ़े हैं तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। उत्सर्जी अंग कहते किसको हैं? उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, और जो अंग उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण करता है उसको उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे में यहाँ पर दिया गया है रक्त, क्या ब्लड एक उत्सर्जी अंग है? नाना नहीं है। श्वेत ग्रंथि बिल्कुल है, श्वेत ग्रंथि से पसीना निकलता है ना, अब पसीना जिससे निकलता है वो भी एक है, तो ये है श्वेत ग्रंथि एक उत्सर्जी अंग है, पहले समझिए मेरी बात को समझिए, है। आगे आगे बताते हैं, ब्रिक किडनी भी है, किडनी से मूत्र निकलता है, ये तो एकरों से ज़्यादा है के अग्नाशय ये न है के भोला। तो सर यहाँ पर हकीकत बात मैं बोलूँ तो ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा मेरा रसगुल्ला। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में क्या बोल दिया है? प्रमुख उत्सर्जी अंग। तो सबसे दे प्रमुख कौन है भाई? तो ब्रिक है, सी है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बस। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? कच्चे, रुक जा थोड़ा सा, स्लाइडर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, रुक जा बच्चा। हाँ, कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। 1 मिनट, अरे दोस्त यहाँ जहाँ ऊपर चल जाए यार, 1 मिनट रुक जा। नहीं, हाँ ठीक है, चलिए रहने दीजिए। हाँ बोला, देखा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? मतलब प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या कच्चा पदार्थ नहीं मिलेगा तो चलेगा? ऑप्शन CO2, बी में ऑक्सीजन, सी में जल और डी में क्लोरोफिल। तो अब यहाँ पर लड़ाई हो गया। पहली बात, एक बात पता है, स्थिर समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण की घटना कब घटती है? दिन में कि रात में? सर दिन में घटती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश होता है। तो भाई सूर्य का प्रकाश तो चाहिए ही चाहिए। दिन में पेड़ पौधे क्या सांस लेता है? CO2। तो सांस तो लेना जरूरी है मेरा बच्चा पहले। अरे पहले पेड़वा सांस लेगा तब तो जिंदा रहेगा बेचारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये तो जरूरी है, ये होगा ही होगा। यहाँ करके नहीं है जे बोला है। तो जब अगर कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है तो इसका मतलब ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। ये नहीं मिलेगा उसको तो काम चल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो खुद प्रोड्यूस करेगा। जल तो चाहिए ही चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए ही चाहिए। क्लियर ना? तो ऑक्सीजन की कोई यहाँ पर भूमिका नहीं, ऑक्सीजन खुद उत्पन्न करेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनियाँ किसे कहते हैं? मेरा बच्चा देखिए, यहाँ पर ऐसा शब्द का यूज किया गया है कि मैं बताता हूँ। देखिए हमारे शरीर में सबसे देखिए रक्त वाहिनियाँ की जहाँ तक बात होता है, रक्त वाहिनियाँ है ना, रक्त वाहिनियाँ जो होता है वो 3 प्रकार के होता है भोला मेरे। सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है भाई? सीरा होता है। क्या होता है? सीरा। दूसरा क्या होता है भाई? धमनी होता है। क्या होता है? धमनी। और तीसरा जो होता है ना वो होता है रक्त केशिकाएँ। क्या होता है? रक्त केशिकाएँ होता है मेरा रसगुल्ला, केशिकाएँ। कोशिकाओं मत बोल दीजिएगा, केशिकाएँ। और यहाँ लिखा है कोशिकाएँ। तो हमको शक है कि शायद टाइपिंग करने में मिस्टेक हो सकता होगा। बैनाकम्ब शायद ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैं चाहूँगा, देखिए पहली बात कि इसका सबसे पतला कौन होता है? सबसे मोटा पहले बात कीजिए, सबसे मोटा कौन होता है? धमनी। इससे थोड़ा सा पतला होता है सीरा। और सबसे ज़्यादा छोटा और पतला कौन होता है भाई? रक्त केशिकाएँ होती है। तो इसका आंसर जो मैं देखना चाहूँगा, अगर इसमें मिस प्रिंट होगा तो ये फिर हो जाएगा केशिकाएँ में,
और नहीं तो फिर ये होगा क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है, बस यही बात बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 13 का जो आंसर होने वाला है वो आप लोग का इंतजार, हाँ प्रश्न संख्या 13 के डी दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो इंग्लिश शब्द है। बात समझ में आया। बैना कम मतलब समझते हैं, मेन जो होता है ना उसी को वो बोला जा रहा है। रक्त किसी कहूँ को ही बैना कम बोला जाता है। आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। पादप नियंत्रक मतलब क्या होता है? पेड़ पौधों को नियंत्रण करने वाला, यानी कंट्रोल करने वाला। तो सबसे ज़्यादा जो नियंत्रण करने वाला होता है पौधा में, कहाँ पर उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए बढ़ते तने के अगले भाग पर, बी बढ़ती जड़ के अगले भाग पर, सी फ्लोएम की संवहनी नलिकाओं पर, और डी ए और बी दोनों पर। मेरे हिसाब से होना चाहिए ए और बी दोनों पर होना चाहिए, ठीक है। अब इसका आंसर से आप लोग का रूबरू करवा देते हैं। तो हाँ, क्योंकि देखिए पादप मतलब पेड़ पौधा की लंबाई बढ़ रहा है, तो जैसे ही बढ़ रहा है बोला मेरे, तो यही पर न रहता है कंट्रोल करे वाला। और दूसरा जड़ियों भी तो बढ़ा है, तो जड़ियों में पावा जाती है। जैसे कि तने की पौधे की लंबाई कौन करता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जनरली क्या होता है? पेड़ पौधों के ऊपरी भागों में। पिछला क्लास में बहुत बेहतरीन तरीका से 5 हार्मोन का ट्रिक के साथ याद करवाए थे, है ना, वो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा, अभी इसको भी थोड़ा बहुत गलती, 14 के डी, क्लियर ना? चलिए ठीक है। मैं आंसर इसलिए मिला लेता हूँ क्योंकि पहली बार इस सेट को मैं पढ़ा रहा हूँ और ऊपर से पता नहीं क्या गड़बड़ होगा। मेरे को इतना टाइम नहीं है यार, और नहीं शायद आपके पास टाइम है कि मैं अलग से इसको देख सकूँ, ठीक है। इसीलिए अभी तो आप लोग के सामने ही सीधे दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? देखिए पुष्प में क्या होता है? स्त्री केसर और पुंकेसर। लैंगिक जनन की जहाँ तक बात है तो उसमें भी तो लेडीज जेंट्स होता है ना। एक स्त्री केसर होता है, एक पुंकेसर होता है। तो इसमें कौची के द्वारा होता है? फूल द्वारा होता है। फूल में ही होता है, पुष्प में ही होता है क्या? स्त्री केसर और पुंकेसर। तो लैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है भाई? फूलों के द्वारा होता है या पुष्पों के द्वारा होता है? अगला सवाल, फूल का कौन सा भाग फैल में बदलता है? फू। तो मैं बता दूं तो बच्चा मेरे अंडाशय बदलता है। कैसे जो होता है, जो मैं बताता हूँ। ये फूल है, इसमें से स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों निकलता है। तो स्त्री केसर और पुंकेसर से परागकण निकला, परागकोश से चला गया स्त्री केसर से माध्यम से। अब इसको अगर मैं और बढ़िया से समझाऊँ तो देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बच्चा। देखिएगा हम शॉर्टकट में बनाता हूँ। ये हमारा फूल है, इसको ऐसे इस टाइप से अंडाशय रहता है और यहाँ से निकलता है क्या भाई? स्त्री केसर, ठीक है। और इसके आसपास से निकलता है क्या भाई? पुंकेसर। तो यहाँ से ये हो गया परागकोश, ये हो गया हमारा वर्तिकाग्र हो गया। तो यहाँ से परागकण जो निकल करके जाएगा यहाँ पर, तो जैसे ही ये जाएगा यहाँ से यहाँ, जैसे ही एकरा में मिला तो यही है हमारा कौची? अंडाशय। और यही बाद में बदलेगा कौची में बोला मेरे? फैल में के रूप में बदल जाएगा, क्लियर। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? सी होने वाला है। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? ये पिछला क्लास का सवाल है, कितना बार बताएं? फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब भी इंग्लिश में कहते हैं, या हिंदी में अंडवाहिनी नलिका भी इसको कहते हैं। अंडवाहिनी नलिका या फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो हमारा 17 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई बच्चा बोल रहा है सर तो गर्भाशय में क्या होता है? गर्भाशय में बच्चा का लालन पालन होता है, पोषण मिलता है। गर्भाशय में जब भ्रूण, सुनिए अच्छा से, फैलोपियन नलिका में जब अंडाणु और शुक्राणु मिलता है तो बनता है युग्मनज। युग्मनज 2-3 दिन में भ्रूण बन जाता है। वही भ्रूण धीरे धीरे करके चला जाता है कहाँ? गर्भाशय में। गर्भाशय में जा करके गर्भाशय की दीवार से प्लेसेंटा चिपक जाता है, चिपक करके एक भ्रूणपोष बनाता है। और उसी भ्रूणपोष में वो रहता है, खाता है, पीता है, सब ऊर्जा उसको उसी से मिलता है। अब बेसिकली प्लासेंटा के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको नाभि भी कहते हैं। नाभि कैंची से कटाता है नाभि, है ना। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। योनि एक हस्त मैथुन अंग है बस, और कुछ नहीं है। योनि का दूसरा कोई काम नहीं है जहाँ पे हस्त मैथुन की क्रिया कराई जाती है। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? बहुत ही सुंदर सवाल है। कहने का मतलब ये है कि प्रश्न का कहना है ना कि हमारे शरीर में कुछ अंग ऐसे भी हैं जिसका अब कोई ज़रूरत ही नहीं है।
धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, झड़ रहा है, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं रखने का। 10 सेकंड थोड़ा टाइम दीजिएगा प्लीज़। हाँ ये हो गया, थोड़ा लाइटिंग वगैरह बढ़ा दें, नहीं चमकेगा यार। चलिए हाँ, तो सुनिएगा ज़रा बढ़िया से। रुक जा 1 मिनट। चलिए हो गया, हाँ बोला। तो ऐसा बात है कि जो हमारे शरीर में कुछ ऐसा अंग जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वैसे अंग को हम लोग कहेंगे क्या आखिर? समजात अंग कहेंगे? बिल्कुल नहीं। अवशेषी अंग कहेंगे, समवृत्ति के अंग कहेंगे, इनमें से कोई अवशेषी अंग कहेंगे। कैसा अंग कहेंगे? अवशेषी अंग। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। कौन सा वैज्ञानिक आए मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? बहुत ही सुंदर सवाल। ये तो मेरे को भी कन्फ्यूजन है। देखिए आप लोग सभी जानते हैं कि मेंडल जी ने आनुवंशिकता का नियम का प्रतिपादन किया था, ठीक है। लेकिन उनके दिए गए थ्योरी को मैं बता देता हूँ आपको कि मेंडल जी जो थ्योरी दिए थे आनुवंशिकता का नियम ना, उनके थ्योरी को 1869 ईस्वी में कोई मान्यता नहीं दिया था। और लगभग 30-35 उनका मरला के लगभग 20 साल बाद बोला, जहाँ तक हमको ध्यान में है कि जब मेंडल जी बेचारा अपन थ्योरी लिख के चल गए थे, मेंडल जी तो जिंदा थे तो चिल्ला चिल्ला कह रहे थे, हमको से भी बोल रहे थे। वो जानते हैं कि क्या रे भाई, आनुवंशिकता गुण पाया जाता है कि लंबा पौधा बौना पौधा मिलाओगे ना तो लंबा ही बनेगा, ऐसा थ्योरी बोल के गए थे। लेकिन उस समय में जो जितने भी वैज्ञानिक लोग थे ना, वो उनकर बतिया पर ध्यान नहीं दिए। वो बोले कि चल हटा तोर बात फेल आको। लेकिन जब वो लोग भी वैज्ञानिक लोग जो है वो जब नया नया प्रयोग करना शुरू हो गया, तब वो लोग कहे लगा के रे हो मेंडल जी सही बोल गए थे महाराज, ये तो सही बात बोल गए थे। तब उनकर किताब जो लिखा हुआ था, शायद प्रिंसिप या करके, नहीं शायद दूसरा किताब है, मेरे को ध्यान में नहीं बुक का नाम। उस किताब में को खोला गया, उनके दिए गए थ्योरी को फिर पढ़ा गया, फिर वापस लगभग उनका मरला के 20-25 साल बाद जो है उनकी थ्योरी को मान्यता दिया गया। बात समझ में आ रहा है? एक्यूरेटली हमको मालूम नहीं 11th में, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है भरपेट, ठीक है ना, आप लोग पढ़िएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेंडल के जो नियमों का खोज से संबंधित कौन है? सर्मक जी हैं, लेमार्क जी हैं, डार्विन जी हैं, लिनियस जी हैं। देखिए कन्फर्म तो हम है नहीं, इसीलिए हम आंसर मारना नहीं चाहेंगे। हमारे हिसाब से ए होना चाहिए सर्मक जी, क्योंकि लेमार्क जी जो हैं वो विकासवाद का सिद्धांत दिए हैं, डार्विन जी भी दिए हैं भाई, कार्ल लिनियस शायद ये भी हो सकते हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन इतना तो कन्फर्म है। प्रश्न संख्या 19 से भोला मेरे, देख लीजिए बस खुल जा सिम 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। जैसा कि शक था, है ना, कि बी और डी तो होगा नहीं भाई, ए ही होगा, ठीक है ना। कौन? सर्मक जी। अभी शर्मा होती ज़्यादा ही चलते, लिखा ले बोला सर्मक जी। प्रश्न संख्या 20, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जॉनसन ने, लेमार्क ने, मेंडल ने या ग्रिफिथ ने? देखिए मेंडल जी ने जीन शब्द तो प्रस्तुत नहीं किया था, हाँ ये आनुवंशिकता का नियम खोज जरूर किए थे। मेरे हिसाब से जॉनसन जी होना चाहिए। इसका आंसर भी देख लेते हैं बोला मेरे। प्रश्न संख्या 20 का जो होना चाहिए वो ए ही होना चाहिए। ठीक है, बहुत सुंदर सवाल है। चलिए 20 के ए, ठीक है। अब देखिए मेरे पास जो कुछ बचवा बैठा है वो ऑप्शन में रटे में लगल है कुछ बचवा ऑप्शन वहाँ देख रहा है कि जल्दी जल्दी रट, सर के देखे नहीं पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बस रट जाइए इस बात को। मैं इसके बारे में बताता हूँ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौची से उत्पन्न होता है, इससे क्या हानि है, जो सुन मेरा बच्चा बढ़िया से कहानी सुना। जैसे दादा दादी सुना बात तुम बचपन में तो कैसे सुना, वैसे आज गुरु जी से सुन रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जितना भी AC कंडीशनर रूम है, AC हो गया, फ्रिज हो गया और एयर जेट हो गया। एयर जेट विमान जो उड़ा है वो वाला एयर जेट, ये वाला हम लोग वाला ना, जो CNG चला वो वाला एयर जेट, एयर विमान है ना। और रॉकेट के ईंधन में जो यूज होता है उस सबसे कौन सा गैस निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सर अब इससे होता क्या है? तो मैं बता दूं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोग का सबसे बड़ा जानी दुश्मन है, हमारे पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा हानिकारक किरण है। क्योंकि ई पगलवा क्या करता है कि सीधे ओजोन परत के मारेला दौड़ जा है। आज तोरा ना छोड़बो, हमरा काहे निकाल दिल को गुस्सा में दाम। ओजोन परत के जाके बेचारा के मार के पतला बना दे। अब ओजोन परत जब पतला हो तो कौची हो तो मालूम है को?
सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों तो गोली मारिए, जितना भी किरणें आएंगी ना सब हाई रेंज में पहुंचेगा पृथ्वी पर। हाई रेंज में पहुंचता कौची का, तो स्वागत है आपका, मैं आ रहा हूँ। तो पराबैंगनी किरणें जब आएंगी आपके त्वचा पर पड़ेंगी तो कैसा जलवा दिखेगा, त्वचा का कैंसर दिखेगा। इसका मतलब हम लोग आज से कोशिश करें कि फ्रिज नहीं लेंगे। शादी में तो मत लियो यार, कम से कम। अब ये तो बोल रहा है कि देखिए हम तो ले भी सर फ्रिज, हम तो ले भी। अब यार भगवान मैं क्या बताऊं, अरे यार मेरे यहाँ भी अभी तक फ्रिज नहीं है। अब मैं 1.5 लाख का डिजिटल बोर्ड आपके लिए ले आया हूँ, लेकिन फ्रिज 10,000 का नहीं लाया हूँ। क्यों, शौक नहीं है। मेरे घर वाली ने भी मुझसे बोला कि फ्रिज चाहिए को, मैंने बोला ना बाबा ना ला के दूंगा तो उससे वो जोन परत होता है, नुकसान होता है यार, उसको कैसे ला दूंगा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो होता है ना वो CFC का फुल फॉर्म होता है। ठीक है बच्चा मेरे। कोलीफॉर्म गजबे, अरे कोलीफॉर्म एक नाम में, कोलीफॉर्म मतलब जीवाणु, वो आपका पेटवा में रहता है। आप पेटवा में भोजनमा को कुछ करता है, खखोरता है, खाता है। अगर ये कोलीफॉर्म में जीवाणु नहीं रहेगा ना तो वो बड़ी दिक्कत है। तो कोलीफॉर्म एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है। जीवाणु को इंग्लिश में हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। क्या सर जी कोलीफॉर्म में जीवाणु रहना जरूरी है कि ना रहती तो काम चलता ही ना चलता ही, जरूरी हो जाए। बताइए काहे जे भी बताओ, सुनिए अच्छा से। हम लोग कभी कभी ऐसे देखोगे, हम लोग भी करते थे। आज मालूम है कि आज फलाना यहाँ शादी है, इसका मतलब बढ़िया खाना बनेगा ही बनेगा। तो मालूम है ना, बीने के बीने सुबह में क्या, सुबह से उठते थे खूब खुश रहते थे। हा शाम में खाइए भी पप्पा, आज तो कसम से धरती मैया की कसम गर्दा उड़ा दूंगा। गया टाइम हो रहा, इंतजार ही कर रहा हूँ, पत्तल मिलना शुरू हुआ, दम तैयार दम है बंदा दम। आज बीने से इंतजार करते करते आज मिल गया दोस्त, अब नहीं छोड़ूंगा दम। और बाद में गर्दा उड़ा के खा लेता है, इतना ज़्यादा खा लेता है, इतना ज़्यादा कि रात के ढेकार के पानी पीता। अब वो रात में पूरी ऐसा चीज़ है कि ढंग से तो पचेगा नहीं, तो रात बीने होकर के खट्टा ढेकार निकलता है। तो खट्टा ढेकार जब निकलता है तो उस पहचान है कि आपके पेट में जो भोजन है वो कुछ भोजनमा तो पच गया, कुछ भोजनमा सड़ गया। अब वो जो सड़ गया है वही खट्टा ढेकार आ रहा है, उसको पचाने में कौन मदद करेगा, यही कोलीफॉर्म जीवाणु मदद करेगा। तो हमारी आंत को बेसिकली साफ रखने का काम करता है। बोला मेरे, और पूछे कि कोलीफॉर्म जीवाणु कहाँ पाया जाता है, हमारी आंत में पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, चिपको आंदोलन। अरे नाम में है चिपको आंदोलन, चिपक जाइए। तो पेड़ पौधा से चिपक जाने वाले आंदोलन को ही चिपको आंदोलन कहा जाता था। 1970 के दशक में हुआ था। बोला मेरे, अगर करेक्ट बोले ना तो 1968 होगा आंसर। चिपको आंदोलन 1 साल नहीं चला था, ये 1965 से लगभग शुरू हुआ था और 1970 तक चला था। तो इसको कहते हैं 1970 के कोची में दशक में बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर बेसिकली 1968 होगा, तो 1968 मानना चाहिए, 1970 हो जाएगा आंसर। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, ले ये अभी तो बताया हूँ मैं आप लोग को ना। तो अब इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी अंडाशय। देखो बोला पुंकेसर फुलवा का मर्दाना होता है, और स्त्री केसर फुलवा की ओरतिया होता है। दोनों में यह जन्य मर्दाना है, ठीक ना। अब पुंकेसरवा के ऊपर एगो लोलो डाल रहा है, और लोलवा के कहा है जानो कुछ पराग कोष। अब पराग कोष में कौन रहा है, परागकण। अब वही परागकण है जो जब स्त्री केसर से जब मिलता है तब उसको कहते हैं कुछ, बोला मेरे परागन कहते हैं। और जब परागन की क्रिया संपन्न होती है तो अंडाशय में आखिर जा करके फल है जो फूल का निर्माण करता है। ठीक है, अब कुछ ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा आवाज़ नहीं आना चाहिए। ठीक है। 25, मोटर गाड़ियों में चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो चालक के सामने तो अवतल दर्पण, तो सामने बोले या साइड मिरर बोले कौन सा दर्पण भाई, अवतल दर्पण। ये एक ऐसा प्रश्नमा है ना, प्रश्नमा जो कि 3 बार पूछा है। देखिए मॉडल सेट 1 में भी था, मॉडल सेट 2 में भी था, मॉडल सेट 3 में भी आ गया। गजबे नमूना यार, आज नहीं छोड़ूंगा इसको। अच्छा बोल रहा है, बोला मेरे क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। बात भी सही है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? तो ऑप्शन ए कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं। ये प्रकाश ऊर्जा का क्या मतलब हुआ, रुक जा भी चलो।
काल्पनिक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब में नहीं। सी में दोनों में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है, और डी में दोनों में से कोई में नहीं पहुंचती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन होगा? ये, क्योंकि वास्तव प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तव में किरणों को मिलने से बनती है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तव में किरणों को नहीं मिलने से बनती है। लाइव है अभी कहा है? हाँ, तो लाइव हैं तो ज़रा सा चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का नाम है मैथ बाय अमरनाथ सर, ठीक है। और मैं बता दूं आप लोग को कि इस चैनल पे आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के प्रति जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आपके ज़िंदगी के लिए जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ना, वो मैं इस चैनल पे पढ़ाऊँगा हर हाल में। मैथ का भी वीडियो भरा पड़ा है, जाके देखो यार, फ्री चीज़ है, लूट लीजिए। ऐसे भी भंडारा लगता है तो मालूम है ना क्या होता है, कैसे दौड़ चल जाते हैं सब। ये तो अरे यार, कितना लड़कन को देखा मैंने पोलोथीन लेकर जाते हुए, ये खाऊंगा तो खाऊंगा, साथ में लाऊंगा भी। तो आप लोग भी जाइए यार, देखिए भैया, देखा भी दीजिए एक दो को दोस्त यार के, ठीक ना, मज़ा आने वाला है बस। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा। 27 निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? मेरा रसगुल्ला देखिए, मैंने बता दिया था पहले ही कि उत्तल दर्पण, सुनो अच्छा से, यहाँ प्रश्न बोला है, पहले बोला है अवतल और फिर बोला है उत्तल। तो अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो पहले अवतल बोला है फिर उत्तल बोला, यानी पहले ऋणात्मक होगा फिर धनात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा आंसर। क्लियर? आज 30 प्रश्न तक ही पढ़ा पाऊंगा। अरे यार क्या कर रहा है ये? मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है। चलिए चुप रहिए, हो गया। देखिए अभी इधर, अरे तो कोई लड़की तो रहेगा ना, लड़की, हाँ लड़का भी रह सकता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं, इसमें हंसने वाली बातें नहीं है, ठीक है। मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है, तो उसके आंख में उत्पन्न दोष कौन सा है? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। एक बात बताइए, अगर पावर है जो माइनस में है, तो माइनस में पावर किसका होता है? अवतल लेंस का। और अवतल लेंस कौन दृष्टि दोष में उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष में, दूर में नहीं, दूर में उत्तल का प्रयोग होता है। तो इसको में जो है निकट दृष्टि, तो देखिए एक तो क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ठीक है, बोला मेरे क्वेश्चन गलत है, तो उसके आंख में उत्पन्न दोष है, तो दोष पूछता तो निकट दृष्टि दोष आंसर होता ना, यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो खैर ऋणात्मक है तो कौन वाला हो जाएगा? अरे यार ऑप्शन भी तो देखिए, बी सी सी डी, ये क्या मतलब हुआ? चलिए मैंने आंसर आपको बता दिया है ना। और यदि पूछे, चलो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ा कम करो। तो मैं फिर महतो जी के फिर दलान बन जाएगा ये, फिर हमको बहुत मेहनत लगेगा फिर। तो मंजू के चश्मे का पावर, यदि डायोप्टर में पूछता कि इनमें से कौन है, तो ये वाला ऑप्शन होगा -1D, क्योंकि ऋणात्मक मतलब माइनस, ठीक है। लेकिन हालांकि क्वेश्चन ही गलत है। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है? यहाँ पर 2 सवाल आपके लिए बहुत ही भी आए। एक स्वस्थ नेत्र के लिए निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, वो वाला। एक दूर बिंदु होता है अनंत, वो वाला। तो दूर बिंदु पूछे तो अनंत मारिएगा, निकट बिंदु पूछे तो 25 सेंटीमीटर मारिएगा। यहाँ पे दूर बिंदु पूछा है मेरा बच्चा, तो अनंत होगा आंसर, ना कि 25 सेंटीमीटर। क्लियर ना? और आज का सबसे आखिरी सवाल, एक आवेशित वस्तु ए है, दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है, तो वस्तु बी क्या हो सकती है? मैं बताता हूँ, बोला मेरे। देखिए आकर्षित करने का मतलब क्या है कि प्लस है जो माइनस को, धन है जो किसको आकर्षित करता है? ऋण को हो सकता। नहीं करती है काजी? हाँ करती। तो वस्तु बी भी आवेशित है, भोला, उदासीन ना को। उदासीन वस्तु पर न तो प्लस चार्ज होता है ना ही माइनस, तो वो किसी से भी आकर्षित नहीं होने वाला। हाँ प्लस माइनस को आकर्षित करता है, तो चाहे धन आवेश है तो ऋण को आकर्षित करेगा, ऋण आवेश है तो धन को आकर्षित करेगा। तो हमारा 30 का जो ऑप्शन नंबर होगा ए, कि अगर ए कोई वस्तु है जो कि पहले से आवेशित है और दूसरा को क्या कर रहा है भाई? आकर्षित कर रहा है, तो इसका मतलब बी भी कौची है? आवेशित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही भाई, बहुत मज़ा आ गया, है ना। नहीं झुकूंगा, बिल्कुल आप लोगों के सामने झुकूंगा, ये डायलॉग बाजी नहीं चलेगा यार, है ना। डायलॉग की कोई ज़रूरत नहीं मेरे दोस्त। बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर अच्छा लगता है, वीडियो पढ़ने में मज़ा आता है, तो वो मज़ा थोड़ा सा हमें भी दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी तो कर ही दीजिएगा। इतना तो आप लोग समझदार हो ही। और रही बात शेयर की बात, तो इतना तो पता ही है कि जब कुछ गाली गलौज करने वाले टुच्ची लोग को जब शेयर करते हैं तब हमको नहीं कीजिएगा,
फिर आपको ऊपर पॉप लगेगा, ठीक ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।